हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेपोलियन बोनापार्टो की महाद्वीपीय व्यवस्था। दोस्तों, वहाँ पर जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो जो नेपोलियन बोनापार्टो है तो उसने एक बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म्स करा था अपने देश के लिए। उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लॉन्च करी थी, जिससे क्या थे, जो उसके जो दुश्मन देश थे उनकी जो जान थी दोस्तों, वो हलक पर आके अटक गई थी। खासकर जो उस समय की महाशक्ति था ब्रिटेन। ठीक है, तो एक तरह से दोस्तों नेपोलियन ने अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था को संचालित किया था। तो दोस्तों, यही महाद्वीपीय व्यवस्था को दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्या थी, इसमें कौन कौन, इसका मकसद क्या था और इस महाद्वीपीय व्यवस्था से किस किस को इफ़ेक्ट हुआ और इससे नेपोलियन को क्या फ़ायदे हुए, ये सब हम दोस्तों देखेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी उसके बारे में बताइए। नेपोलियन के पतन में महाद्वीपीय व्यवस्था की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोस्तों, यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि नेपोलियन की जो पतन का कारण था वो महाद्वीपीय व्यवस्था थी। इसके बाद दोस्तों जो नेपोलियन का पतन धीरे धीरे होने लगा। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, नेपोलियन के पतन के लिए ये कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, नेपोलियन बोनापार्टो कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसको दोस्तों हम लोग कॉन्टिनेंटल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था का अर्थ तो एक्चुअल में क्या थी वो हम पहले देखते हैं। इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप में नष्ट करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने जो नियम, आदेश, प्रस्ताव का आज्ञा पत्र आदि प्रसारित किए, उन्हीं को महाद्वीपीय व्यवस्था या औपनिवेशिक प्रणाली या व्यापार निषेध योजना कहा जाता है। उस समय दोस्तों जो नेपोलियन बोनापार्टो का जो सबसे बड़ा दुश्मन था जो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड को दोस्तों अपनी रास्ते से हटाने के लिए ज़रूरी था जो उसका जो व्यापार था उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो एक तरह से इंग्लैंड के व्यापार को ख़त्म करना ही महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य था। तो इसमें उसने बहुत सारे सैंक्शन लगाए, बहुत सारे बैंड्स लगाए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए इंग्लैंड पर और दूसरे देशों पर, जिससे क्या हुआ, उन लोग का जो व्यापार था बिल्कुल ठप हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों महाद्वीपीय व्यवस्था का अर्थ है। बहुत सारे इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे खासकर इंग्लैंड पर के अनुसार दुकानदारों की कौम को नष्ट करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई व्यापारिक महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से विख्यात है। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण, इस व्यवस्था को लागू किए जाने के दो प्रमुख कारण थे जो इस प्रकार है। नेपोलियन इंग्लैंड का कट्टर शत्रु था। 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक उसने इंग्लैंड को प्रत्यक्ष आक्रमण द्वारा पराजित करने की चेष्टा की थी, यानी वो युद्ध के बल पर वो युद्ध करके उनको नष्ट करना चाहता था, लेकिन हराना चाहता था। लेकिन इंग्लैंड की नाविक शक्ति अजेय थी, और इस मारे दोस्तों क्योंकि उनका जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, फलता नेपोलियन को अपने प्रयास में असफल होना पड़ा। इसलिए उसने इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करने की योजना बनाई। वो जानता था कि अगर हम इनका व्यापार बंद कर देंगे तो उनकी जो रसद है वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको अगर युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो जो मेन पैसे का सोर्स था दोस्तों इंग्लैंड का, वो था आपका उनका व्यापार, जो दूसरे देशों से व्यापार करते थे। अगर उस व्यापार को ही नष्ट कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है, मुश्किल से जितना उनके पास पैसा है वो कितने दिन, मुश्किल से 1 महीना 2 महीना वो युद्ध कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों उनको रसद की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए पैसा चाहिए होगा, और तब वहाँ पर दोस्तों उनकी जो शक्ति होगी वो क्षीण होने लगेगी, और तब दोस्तों वहाँ पे इंग्लैंड आत्मसमर्पण कर देगा। तो ये दोस्तों चाल थी यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो की, और ये उद्देश्य था महाद्वीपीय व्यवस्था का, कॉन्टिनेंटल सिस्टम का। नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने इंग्लैंड के प्रभाव को कम करने के लिए ही मिन पर आक्रमण किया था। उसका कथन था, जब तक मैं कुस्तुनतुनिया की संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर लूँगा तब तक विश्व का स्वामी नहीं बन सकूँगा। यहाँ इसलिए उसने इंग्लैंड को पराजित करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था या व्यापार निषेध की नीति अपनाई। यहाँ पर दोस्तों
जो नेपोलियन बोनापार्टो था वो दोस्तों सिकंदर बनना चाहता था। जिस तरह से सिकंदर का ख्वाब था वह पूरे विश्व पर अपना झंडा फहराए, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्टो था वो भी विश्व विजेता बनकर पूरे विश्व पर अपना झंडा लहराना चाहता था। और यहाँ पर दोस्तों उसका मेन सबसे बड़ा जो कांटा था वो ब्रिटेन था, तो उसके रहते हुए दोस्तों वो विश्व विजेता नहीं बन पा रहा था। महाद्वीपीय व्यवस्था के दोष। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। इंग्लैंड की आर्थिक संपन्नता को नष्ट करना, फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपीय देशों के एक संघ का निर्माण करना, फ्रांस के व्यापार और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना, यूरोपीय महाद्वीप के व्यापार वाणिज्य और हितों की सुरक्षा का संरक्षक बनना। महाद्वीपीय व्यवस्था। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन ने बर्लिन के इंग्लैंड के विरुद्ध व्यापार निषेध की घोषणा कर दी। नेपोलियन ने अपनी घोषणा में कहा कि फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र इंग्लैंड के व्यापार का बहिष्कार करते हैं। इस घोषणा के अनुसार अंग्रेज़ व्यापारी बंदी बना लिए गए और उनका माल छीन लिया गया। ब्रिटिश जहाज़ों को मित्र राष्ट्रों के बंदरगाहों पर आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। बर्लिन घोषणा के विरुद्ध इंग्लैंड की संसद ने 7 जनवरी 1807 ईस्वी को अपना प्रभावी आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार तटस्थ देशों को उन बंदरगाहों के मध्य व्यापार करने से रोक दिया जिन पर अंग्रेज़ी जहाज़ों का आना जाना था। यानी जो देश अंग्रेज़ों से व्यापार करते थे वो भी दोस्तों वहाँ पर जहाँ उनका जब आना जाना होता था फ्रांस के समुद्र से होते हुए, तो वो नहीं जा सकते थे, या तो अपना वो व्यापार अंग्रेज़ों से तोड़े या तो फिर यहाँ से जाए। तो एक तरह से आपको अगर फ्रांस के समुंदर के वहाँ पे आसपास से जाना है तो आपको जो इंग्लैंड था उससे व्यापारिक संबंध तोड़ने होते थे। और जाहिर सी बात है इंग्लैंड को तो कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं थे फ्रांस की वजह से, वो तो उसका दुश्मन था, बना लिया और उसका माल छीन लिया गया। संसद ने 7 जनवरी 1807 ईस्वी को अपना प्रभावी आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार तटस्थ देशों को उन बंदरगाहों के मध्य व्यापार करने से रोक दिया गया जिन पर अंग्रेज़ी जहाज़ों का आना जाना निषेध था। नेपोलियन को 25 जनवरी 1807 ईस्वी को वारसा की घोषणा की, जिसके अनुसार हेंस प्रांत के नगरों में अंग्रेज़ी माल का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया। इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करने के लिए 5 अगस्त 1810 ईस्वी को त्रयाणान के विशेष व्यापारिक नियम लागू किए गए। इन नियमों के अनुसार इंग्लैंड के उपनिवेशों के उस माल पर जो चोरी से बेचा जाता था 50% कर लगाया गया। नेपोलियन ने अक्टूबर 1810 ईस्वी को अपनी अंतिम फाउंटेन ब्लो की घोषणा प्रसारित की। इस घोषणा के अनुसार फ्रांस के मित्र देशों को ब्रिटिश माल जलाने का आदेश दिया और आदेश की अवहेलना करने वालों को विशेष अदालत द्वारा दंड देने की व्यवस्था की। यानी जो फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेज़ी व्यापारियों से व्यापार करते थे, उनका जो माल लिए हुए थे, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो ने आदेश दिया कि उनके माल को जला दिया जाए और अगर कोई व्यापारी उस माल को नहीं जलाएगा दोस्तों तो उस पर दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। महाद्वीपीय व्यवस्था और यूरोपीय देश। नेपोलियन की दमनकारी नीति के कारण महाद्वीपीय व्यवस्था सफल न हो सकी। रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने इससे अनेक कठिनाइयां सहन करते हुए स्वीकार कर लिया, लेकिन अंत में वे भी नेपोलियन के आदेशों का उल्लंघन करने लगे क्योंकि उससे उनके देशों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर दुश्मनी तो दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की थी और बाकी में ये दोस्तों ये 3 देश क्यों अपना नुकसान करें। तो पहले तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, मगर बाद में वो कहने लगे कि फालतू में हम लोग अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हॉलैंड के शासक लुई बोनापार्टो ने इस योजना को स्वीकार न किया। फलतः नेपोलियन ने उसे गद्दी से हटाकर हॉलैंड को फ्रांसीसी साम्राज्य में सम्मिलित
कर लिया। स्वीडन के शासक गुप्तावस चतुर्थ ने भी इस योजना को अस्वीकार कर दिया, इसलिए नेपोलियन ने उसे हटाकर चार्ल्स 13वें को स्वीडन का राजा बना दिया। तो दोस्तों इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा था, वहाँ पर दोस्तों नेपोलियन उस देश को अपने अपने देश में मिला ले रहा था, या तो वहाँ को उस राजा को गद्दी से हटाकर किसी और को बैठा दे रहा था। रोम के पोप ने भी नेपोलियन की इस योजना का विरोध किया और उसने यहाँ इंग्लैंड के माल का आवागमन जारी रखा। यानी जो रोम का पोप था वो भी उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करा। फलता 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने रोम पर आक्रमण करके पोप को बंदी बना लिया और रोम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पोप ने उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया। इससे यूरोप की कैथोलिक जनता नेपोलियन के विरुद्ध हो गई। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, नेपोलियन जो सबका चहेता था, धीरे धीरे आंखों का तारा था, वो दोस्तों लोगों की आंखों में खटकने लगा, वो उनको दुश्मन लगने लगा जो उनके धर्म को चोट पहुंचा रहा था। तो ये दोस्तों धीरे धीरे अब उसका पतन का कारण बना था, क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्टो की जो शक्ति थी वो लोगों का समर्थन थी। जब उसे लोगों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वो इतनी बुलंदियों पर, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा था। अब धीरे धीरे जो समर्थन था वो जाता रहता है, क्योंकि उसकी जो नीतियां थी वो बहुत कठोर थी, जिससे दूसरे देश थे और बहुत सारे जो देश थे, उनके राजा थे, वो भी उसका समर्थन जो करते थे वो भी अब उसके दुश्मन बन चुके थे। तो एक तरह से बहुत सारे दुश्मन उसने अपने बना लिए थे। पुर्तगाल के शासक जॉन ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, इसलिए नेपोलियन के आदेश पर फ्रांसीसी सेनापति जूनो ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। हेलीगोलैंड से जर्मनी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में ब्रिटिश माल गुप्त रूप से आता था, इसलिए 1810 ईस्वी में नेपोलियन ने इस तट पर अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र में ग्रांड डची ऑफ ओल्डनबर्ग भी था। इसका शासक ग्रांड ड्यूक रूस के जार का बहनोई था। महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रभाव। नेपोलियन ने अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसकी इस योजना के प्रभाव बड़े दूरगामी सिद्ध हुए और इस योजना ने नेपोलियन के पतन को अनिवार्य कर दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था के निम्नलिखित प्रभाव हुए। आर्थिक प्रभाव। इस योजना के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य आर्थिक संघर्ष आरंभ हो गया, जिससे अंत में नेपोलियन की पराजय और इंग्लैंड की विजय हुई। इस योजना ने बाल्टिक राज्यों को गहरी क्षति पहुंचाई और यूरोप की जनता अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक मूल्य पर भी प्राप्त करने में असमर्थ रही, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर जो यूरोप की जो चीज़ें थी वहाँ पे अत्यधिक महंगाई बढ़ गई थी और जो वस्तुओं के दाम थे वो अत्यधिक बढ़ रहे थे। इस व्यवस्था से संपूर्ण यूरोप में आर्थिक असंतोष व्याप्त हो गया और व्यापारियों को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनका बहुत सा माल जला दिया गया। स्विट्ज़रलैंड का संपूर्ण उद्योग नष्ट हो गया। इस योजना ने यूरोप में तस्कर व्यापार और चोर बाजारी को प्रोत्साहन दिया। यानी अब देखिए, वो जो पहले सेक्शन नहीं थे, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, तो वो खुल के व्यापार करते थे। मगर दोस्तों अब उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं और दोस्तों उनको अपना घर तो चलाना ही है, उनको व्यापार तो करना नहीं है, वरना वो भूखे मरेंगे। तो अब जो काम वो खुल के नहीं करते थे, अब चोरी से करने लगे। तो यहाँ पर दोस्तों चोर बाजारी जो थी वो बढ़ती गई, उसको बहुत सारा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उनको व्यापार तो करना ही करना है दोस्तों, वरना खाएंगे क्या। इस योजना से इंग्लैंड को हानि के स्थान पर लाभ ही हुआ। तस्करी के कारण उसके व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अब उन पर दोस्तों टैक्स नहीं लगता था, पहले टैक्स लगता था, बाद में उन पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जो माल का जो लेन देन होता था वो छुपे रूप से होता था, चोर बाजारी से होता था। आर्थिक असंतोष के कारण नेपोलियन के मित्र देश उससे घृणा करने लगे। जो पहले उसके मित्र थे अब वो उससे घृणा करने लगे, यानी उससे समर्थन वापस लेने लगे। राजनीतिक प्रभाव। इस योजना का यूरोप से राजनीतिक क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा और ये नेपोलियन के लिए बड़ा विनाशकारी सिद्ध हुआ। व्यवस्था नेपोलियन की राजनीतिक अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रतीक थी। फ्रांस के सभी मित्र देश उसकी योजना में बहुत परेशान हो गए। प्रशा, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और पोप के सभी राज्य धीरे धीरे नेपोलियन के बाद ही, जिससे नेपोलियन के राजनीतिक प्रभुत्व का पतन होने लगा।
इस योजना के कारण रोम का पोप नेपोलियन से संतुष्ट हो गया, जिसका परिणाम फ्रांस के लिए भयंकर सिद्ध हुआ। इस योजना के कारण नेपोलियन को निरंतर युद्ध में हार सहना पड़ा और मन में युद्ध के कारण ही उसका पतन हो गया। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण, अब दोस्तों इसमें असफलता के कारण क्या रहेगी ये भी हम जानते ही हैं। वैसे उसके जो सैंक्शंस थे, जो रेस्ट्रिक्शन थे, वो बहुत ही ज़्यादा कठोर थे, जो एक देश के लिए मानना काफ़ी मुश्किल था। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। इंग्लैंड की अजेय समुद्री शक्ति, उसकी समुद्री शक्ति बहुत मजबूत थी दोस्तों। फ्रांस के व्यापारिक विकास में कमी, यूरोपीय जनता का ब्रिटिश माल पर आश्रित होना, यूरोपीय जनता का असहयोग और नेपोलियन की दमनकारी नीति। यूरोपीय जनता का ब्रिटिश माल पर आश्रित होना यानी बहुत मतलब जितने भी यूरोप था वो पूरा ब्रिटिश माल पर आश्रित थे। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश को जब नुकसान होता था तो इन यूरोपीय देशों को ही नुकसान होता था। तो धीरे धीरे दोस्तों इन यूरोपीय देशों को नुकसान हुआ, और जिन जिन देशों को दोस्तों नुकसान हो रहा था वे सब दोस्तों यहाँ पर महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध करने लगे। इनडायरेक्टली यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो का विरोध करने लगे। तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे उसका जो ये देश थे वो उसके साथ युद्ध करने लगे। फ्रांस के व्यापारिक विकास में कमी, जो फ्रांस था वो उसका जो व्यापारिक ढांचा था वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था जैसे इंग्लैंड का था। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड को फ्रांस का व्यापार इतना ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाया। यूरोपीय जनता का असहयोग, अब जाहिर सी बात है वहाँ पर यूरोप के जो वासी थे वो इंग्लैंड के माल पर बहुत ज़्यादा आश्रित थे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट होती थी, बहुत सारी चीज़ें यूरोप के लोग इंपोर्ट करते थे। ब्रिटिश थे। तो जाहिर सी बात है, तो अब महाद्वीपीय व्यवस्था लागू है तो बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं। इन प्रतिबंधों के चलते जो यूरोपीय जनता थी उसको भी बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब धीरे धीरे इन परेशानियों की वजह से ही जो यूरोप की जनता थी वो नेपोलियन बोनापार्टो से घृणा करने लगी, और जो नेपोलियन की दमनकारी नीति भी बहुत ज़्यादा इसका एक कारण बनी, क्योंकि जो भी उसका साथ नहीं देता था उन राजा को वहाँ से हटाकर वो अपने राज्य को बैठा लेता था, या फिर उस राज्य को, उस देश को ही हड़प लेता था। तो एक तरह से जो इसकी दमनकारी जो कठोर नीति थी ये भी इसकी एक पतन का कारण बना, और महाद्वीपीय व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। अगर ये महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू नहीं करता नेपोलियन बोनापार्टो तो शायद इसका पतन ना होता, मगर जैसा ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो का पतन हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। महाद्वीपीय व्यवस्था आपको अच्छे समझ में आया होगा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे ये सब आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।